हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारी फिर से फिज़िक्स की क्लास में। बच्चों, कल तक हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ लिया था, ओम्स लॉ के बेसिक्स पढ़ लिए थे, ओम्स लॉ को समझ लिया था, ओम्स लॉ क्या क्या कहता है। आज हम बच्चों ओम्स लॉ की कल वाली रिवीजन करेंगे और आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट ओम्स लॉ पढ़ाऊंगा। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ की कंडीशंस क्या क्या होती हैं, कब तक ओम्स लॉ कोई भी कंडक्टर फॉलो करता है वो मैं बताऊंगा आपको। ओम्स लॉ की कंडीशंस के बाद फिर मैं बताऊंगा ओम्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, ओम्स लॉ के ग्राफ्स। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों देखो, मैंने कल बताया था, कल वाली वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने बताया ओम्स लॉ क्या कहता है। बच्चों, ओम्स लॉ कहता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, at a constant temperature, मैंने कहा था टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट। द करंट, किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो। फिर मैंने क्या कहा था, करंट थ्रू द कंडक्टर, करंट आई थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। मैंने कहा जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है बच्चों, आई के है। इफ वी अप्लाई वी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर देन द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। फिर मैंने क्या कहा था, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वी प्रोपोर्शनल टू आई। फिर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, फिर मैंने कहा बधाई हो बच्चों, आर पैदा हुआ। और यही तो वो आर है जिसके ऊपर सारी की सारी कहानी डिपेंडेड है आगे हमारे इस चैप्टर की। तो यही मैंने बताया। अब बच्चों हुआ क्या, ये पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप खुद सोचो, आप वोल्टेज बढ़ाते हैं, पहले स्टेबलाइजर हुआ करता था, घरों में टीवी चलती थी, अब नहीं होता। तो स्टेबलाइजर की वोल्टेज हम बढ़ाते थे, कट पट कट, ऐसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते थे वैसे क्या होता था, उसमें करंट बढ़ता चला जाता था। तो जो करंट है, एक छोटा सेल लगा दो, खराब सेल, फिर एक नया सेल हैवी सा लगाओ, फिर एक बड़ा सेल लगा दो, तो वोल्टेज ज़्यादा देगा, तो उसमें करंट भी ज़्यादा फ्लो होगा। यही हमारा ओम्स लॉ था। फिर ओम ने क्या बताया बच्चों, आर जो है वो किसके रेशियो के बराबर होता है, वी और आई के रेशियो के बराबर होता है। फिर मैंने बताया बच्चों आर की यूनिट क्या होगी, तो आर की यूनिट बच्चों क्या आई थी हमारी, वोल्ट पर एम्पियर। और स्पेशल यूनिट क्या आई थी बच्चों, ओम। स्पेशल यूनिट बच्चों इसकी क्या बनी थी, ओम। और नॉर्मल यूनिट इसकी क्या आई थी, वोल्ट पर एम्पियर। आर इक्वल्स टू क्या बना बच्चों, वी अपॉन आई। यहाँ तक मैंने समझा दिया था। फिर मैंने कहा एक्चुअल में रेसिस्टेंस है क्या, रेसिस्टेंस की फीलिंग आनी चाहिए। तो बच्चों रेसिस्टेंस की फीलिंग ये है कि रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर में करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का या मटेरियल का या कंडक्टर का जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा वो करंट को उतना ही कम फ्लो होने देता है। ये एक्चुअल में रेसिस्टेंस है। अब मैं समझाता हूँ रेसिस्टेंस वर्क कैसे करता है। जैसे कि ये कंडक्टर है बच्चों, बस का कंडक्टर नहीं है, ये कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होती है। अब आप ये सोचो कि कंडक्टर का रेसिस्टेंस है क्या, उसको समझने के लिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आज की वीडियो शायद थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जुड़े रहना आप लोग, ठीक है। तो बच्चों मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में समझाऊँगा। बच्चों देखो, जैसे कि एक हाईवे बना हुआ है, उस हाईवे पे सारी गाड़ियाँ चल रही हैं स्पीड में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक्सप्रेस वे पे सारी गाड़ियाँ चलती चली जा रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं ये कह दूँ कि गाड़ियाँ रुकी पड़ी हैं, जगह जगह गेम खेला होगा आपने, तो होगा क्या, आपकी गाड़ी को निकलने में परेशानी होती है। इधर घुमाओगे, उधर घुमाओगे, इधर घुमाओगे, उधर घुमाओगे, तब निकल पाओगे। अब सेम टू सेम किसी कंडक्टर में होता है। जैसे कि हमारा कॉपर है, कॉपर इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी लूज कर देता है और पॉजिटिव आयन बना लेता है। तो समझिएगा ध्यान से, अगर मैं कॉपर का वायर लेता हूँ तो इसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, मतलब इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने के लिए रेडी हैं। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी फ्लो नहीं हो पाते। हुआ क्या, कोई मैं ऐसा ले रहा हूँ
जिसकी कंडक्टिविटी कम होती है। ठीक, तो मान लो कोई मैंने ले लिया सिल्वर की तो बहुत अच्छी होती है, आयरन ही ले लो। तो मैंने जैसे ही लोहा लिया, लोहे का रेसिस्टेंस है ज़्यादा, लोहा उतनी जल्दी जितनी जल्दी कॉपर इलेक्ट्रॉन फ्री कर देता है, मान लो वैसे तो आयरन भी कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी का सही है, लेकिन रेसिस्टेंस ज़्यादा। टंगस्टन ले लो थोड़ा सा, ठीक, अब मान लो टंगस्टन का रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, ये इतनी जल्दी टंगस्टन इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा, मान लो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन भागे, अब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन 5 रुके हुए हैं, जगह जगह पर खाली है, तो ये इलेक्ट्रॉन को निकलने में परेशानी होगी। तो होगा क्या, एक भीड़ वाले रास्ते पे जा रहा है जहाँ कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं, और एक ऐसे रास्ते पे जा रहा है जहाँ सारी गाड़ियाँ फ्लो में चल रही हैं। तो आप बताइए आपकी गाड़ी यहाँ अच्छी चलेगी या इसमें अच्छी चलेगी? ऑब्वियसली सी बात है कॉपर पे अच्छी चलेगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, कॉपर का रेसिस्टेंस कैसा होगा, कम, और टंगस्टन का रेसिस्टेंस कैसा होगा, ज़्यादा। तभी आप समझ सकते हैं कि अगर मैं कॉपर वायर में करंट फ्लो कराता हूँ, कॉपर वायर गर्म नहीं होता है, लेकिन टंगस्टन समझते हैं ना, जो बल्ब का फिलामेंट होता है, जो 100 वाट का पीला वाला बल्ब होता है, कितना हीट हो जाता है उस बल्ब में, वो आप देखिएगा, क्योंकि उसका रेसिस्टेंस कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, वो गर्म हो जाता है तभी लाइट देता है। तो क्या आप रेसिस्टेंस की फीलिंग समझ पाए? रेसिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा वो करंट को फ्लो करने का कोशिश करेगा, ये रेसिस्टेंस हो गया। अब अगर मैं बात करूँ मैथमेटिकली, मैं रेसिस्टेंस की क्या डेफिनेशन दे सकता हूँ? बच्चों आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो देखना, इसकी जो लास्ट लेक्चर है ना, अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पीछे वाला लेक्चर देखना, ये सारी की सारी थ्योरी वहाँ मैंने समझा रखी है। आज मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाने वाला था, इसमें थोड़ी सी सारी चीज़ें बता दी मैंने, ठीक है। वैसे मैं रिवीजन, चलो कोई नहीं। अब बच्चों मैथमेटिकली अगर मैं देखूँ रेसिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हो गई, ये एक मान लो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में मैंने एक V वोल्ट की बैटरी लगाई, तो मैं क्या कह सकता हूँ, V वोल्ट की बैटरी लगाने पर इसमें I करंट फ्लो हुआ। तो अगर मैं आपको रेसिस्टेंस की डेफिनेशन देना चाहूँ, डस्टर किधर गया, तो मैं ऐसे दे सकता हूँ, इफ V करंट flows through the conductor, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, इफ V potential difference is applied to the ends of a conductor and I current flows through the circuit। अगर मैंने कहा V वोल्ट मैंने अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, देन रेसिस्टेंस विल बी V अपॉन I, देन द रेशियो ऑफ V एंड I इज कॉल्ड, क्या कॉल्ड बच्चों, रेसिस्टेंस। ये मैथमेटिकली डेफिनेशन हो गई। मैंने आपको फीलिंग वाइज भी बताई, मैंने मैथमेटिकली भी बताई, आप लोग दोनों डेफिनेशन समझ लें। अगर मैं फीलिंग वाइज बताऊं, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वर्ड सही नहीं, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। समझ आया? फिर मैंने आपको मैथमेटिकली बता दी। अब बच्चों ओम्स लॉ जो है वो हर जगह फॉलो नहीं करता है। अब ओम्स लॉ की कंडीशंस क्या हैं, वो कंडीशंस देखते हैं। ओम्स लॉ फॉलो होने के लिए द कंडीशंस टू फॉलो ओम्स लॉ, तो भैया सबसे पहली कंडीशंस तो मैंने यही बता दी कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर आप घटा बढ़ा रहे हो तो ओम्स लॉ को आप फॉलो नहीं करा सकते। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए।
और उसकी डायमेंशंस भी कांस्टेंट होनी चाहिए। डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर कैसी होनी चाहिए बच्चों? कांस्टेंट होनी चाहिए। डायमेंशंस भी हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए। डायमेंशंस से मतलब क्या हो जाता है बच्चों? लेंथ, ब्रेथ, ठीक, लेंथ और ब्रेथ। ब्रेथ की स्पेलिंग सांस वाली तो नहीं लिखती, देख लेना, स्पेलिंग दिमाग में भी आ रही, यही होती। लेंथ, ब्रेथ, और ब्रेथ से बच्चों हमारा क्या बन जाता है? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैंने क्रॉस सेक्शन वाली बात बताई दी थी भाई। क्रॉस सेक्शन का मतलब एक वायर है, इसको मैं अगर काटूं तो यहाँ पर जो एरिया बनेगा, ये जो एरिया है, ये इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया, ये आपका कांस्टेंट होना चाहिए। और इस वायर की लेंथ कांस्टेंट रखेंगे, फिर हम क्या करेंगे? ओम्स लॉ यहाँ पर फॉलो करेगा। ये कंडीशंस हो गई टू फॉलो ओम्स लॉ। बच्चों अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि आप मुझे बताइए डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट क्या होगी? डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, ये कभी कभी पूछी जाती है। 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी? ये समझ आ गया आपको? मैंने जो कुछ भी बताया बच्चों, मैंने सबसे पहले आपको, मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ, यहाँ पर आ रहा है वीडियो में, देखो जरा। देखो बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले मैंने आपको ओम्स लॉ पढ़ाया, फिर मैंने R = V/I बताया, फिर मैंने आपको बताया कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी R की, फिर मैंने बताया कंडीशंस क्या क्या होंगी R की। अब मैं बता रहा हूँ डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। अब मैं 1 वोल्ट की आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। तो बच्चों आप ज़रा इस फॉर्मूले को देखिए। R = क्या होता है? V/I। R होता है हमारा V/I। अगर मैं कहूँ R को मुझे करना है 1, मैं 1 वोल्ट की डेफिनेशन बता रहा हूँ बच्चों। मैं V क्या ले लूँगा? 1 वोल्ट, और I क्या ले लूँगा? 1 एम्पियर। तो V क्या बन जाएगा हमारा? 1/1 = 1 वोल्ट। और मुझे 1 वोल्ट की ही तो डेफिनेशन बतानी है। तो मैं क्या कह सकता हूँ? if we apply 1 volt potential difference, if we apply 1 volt potential difference across ends of a conductor, if we apply 1 volt potential difference across the ends of a conductor। देखो बच्चों, V को सबसे पहले हमने 1 किया, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसी कंडक्टर के एंड्स पे ही तो लगाओगे। सेल लगाया जाता है कंडक्टर के एंड्स पे ही लगाया जाता है। तो मैंने क्या कहा? इफ वी अप्लाई 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर एंड 1 एम्पियर करंट flows through the conductor, 1 एम्पियर करंट flows through the conductor। अगर मैं 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगा दूं और उस कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो, तो बच्चों जो इसका वोल्टेज होगा, वो सॉरी रेसिस्टेंस होगा, वो क्या हो जाएगा? देन रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, देन resistance of the conductor will be 1 ohm। और ओम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों? ओमेगा से, मैंने बताया था। तो हमने क्या समझा? 1 वोल्ट की डेफिनेशन बच्चों सबको बोलनी है, सब बच्चे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इफ we apply 1 volt potential difference across the ends of a conductor। याद करेंगे, if we apply 1 volt potential difference across the ends of a conductor and 1 ampere current flows through the conductor, then the resistance of the conductor will be 1 ohm। ठीक है बच्चों?
तो कंडक्टर का रेसिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। यहाँ तक सब बच्चों क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, VI ग्राफ देखेंगे और IV ग्राफ देखेंगे ऑफ फॉर ओम्स लॉ। तो मैं हेडिंग डालता हूँ आपसे IV ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। यहाँ तक सब बच्चों क्लियर हो गया। एक बार आराम से दोबारा वीडियो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो ऐसा है कि बार बार देखो, 1000 बार देखो कि किसी का क्या जा रहा है। और बच्चों देखो, अगर अच्छा लगा करे ना तो शेयर कर दिया करो, जिन बच्चों से किसी दूसरे स्कूल के भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अपने स्कूल के तो सारे देखते ही हैं, किसी दूसरे स्कूल के फ्रेंड है आपका उसको भी शेयर कर दो, उसको बता दो देखो मेरे सर पढ़ा रहे हैं। नाम नहीं लेना चाहता भाई, सारे स्कूल ऑनलाइन पढ़ाने लगे हैं, वीडियोज़ भी देखी भाई, कहाँ कहाँ बैठ के कैसे कैसे वीडियोस बना देते हैं टीचर्स, तो उनको शेयर कर सकते हो आप लोग, ठीक है बच्चों। अब मैं कह रहा था ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। बच्चों ओम्स लॉ के ग्राफ्स क्या बनेंगे, यहाँ पर 2 ग्राफ हमारे आते हैं और लिटरली बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये ग्राफ से पहले क्वेश्चन करा देता हूँ बच्चों, क्वेश्चन कर लो पहले, फिर ग्राफ कराएंगे लास्ट में नहीं तो बने रहते बच्चों। ग्राफ्स क्या होते हैं जरा ध्यान से समझेंगे। देखो ये होती है हमारी x एक्सिस, ये होती है y एक्सिस। अब आप लोग 10th के हैं तो आपको इन चीज़ों में प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, लेकिन कोशिश करेंगे कि मैथ्स का पार्ट इसमें ज़्यादा अप्लाई हो रहा है, ठीक है। थोड़ी मैथ्स समझा दूँ, पहले क्या करूँ, पहले मैथ्स ले लो, मैथ्स कॉन्सेप्ट। देखो बच्चे है क्या कहानी, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। x एक्सिस है, y एक्सिस है और एक ये लाइन है ये। तो अब मैं कह रहा हूँ आपसे, बात कर रहा हूँ स्लोप की। स्लोप क्या होती है, अगर कोई लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाती है, अगर कोई लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाती है तो उसका tan थीटा लेने पर जो वैल्यू आती है वो उस लाइन की क्या कहलाएगी, स्लोप। क्या होगी, स्लोप। थोड़ा टफ कॉन्सेप्ट पड़ेगा क्योंकि अभी आपने 10th की मैथ्स पढ़ी भी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, तो कोशिश करूँगा मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊं बेहतर तरीके से, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं समझ में आ रहा तो आप स्पीड कम कर लीजिएगा, 0.5 कर लीजिएगा, आराम से समझ आएगा। स्टूडेंट्स मैं बात कर रहा हूं किसी भी लाइन की स्लोप क्या होती है। तो स्टूडेंट्स अगर कोई लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाती है, अगर कोई लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाती है तो उस थीटा का tan लेने पर जो वैल्यू आती है वो उस लाइन की स्लोप होती है। अब ये तो बिल्कुल नई बात सर आप बता रहे हो और वो भी ऊपर से कह रहे हो कि ये सर मैथ्स की है। बिल्कुल मैथ्स की है, आप कोशिश करिए, मैं यही समझाऊंगा फिर ग्राफ पे आऊँगा, क्योंकि पहले ग्राफ क्लियर हो तब तो IV ग्राफ क्लियर होगा हमारा। सुनिएगा ध्यान से। अब tan थीटा क्या होता है ये भी तो बात है, तो सुनिए बच्चों ध्यान से। अगर मैं एक राइट एंगल ले लूँ, एक राइट एंगल ले लूँ, यहाँ मैं बस बिल्कुल मेन पॉइंट बता रहा हूँ, मैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू द मेन पॉइंट्स to find out the values what we have to find in these questions of resistance. Okay, I am not teaching you mathematics. बच्चों देखो, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं इस एंगल को थीटा ले लूँ तो इस लाइन को कहते हैं बेस, इस लाइन को कहते हैं परपेंडिकुलर और इस लाइन को कहते हैं बच्चों हाइपोटेनियस। तो बच्चों tan थीटा निकालने के लिए मुझे 2 लाइंस का रेशियो लेना पड़ता है। 2 लाइंस का रेशियो कैसे ले सकते हैं बच्चों, कौन कौन सी 2 लाइंस लेनी होती है, मुझे परपेंडिकुलर लेना होता है
और मुझे बेस लेना होता है। P अपॉन बी जब मैं कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, उस ट्राइंगल का tan थीटा मिल जाता है। सर कैसी कैसी बातें बता रहे हो, बिल्कुल आप इस वीडियो को रिपीट करके देखो, एक बार में नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है 10th स्टैंडर्ड कैसा होता है, अभी तो बिल्कुल आपकी स्टार्टिंग है। सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं ये कहूँ कि एक ये ट्राइंगल है, इसका एंगल थीटा है, ये साइड है 3, ये साइड है 4, ये साइड है 5। बच्चों ये साइड है 3, ये साइड है 4 और ये साइड है 5, and we have to find the value of tan theta for this triangle. Now we can say that tan theta is the value equals to perpendicular by base. मैंने कहा tan theta जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो बच्चों इस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो 3/4 हो गया tan थीटा की वैल्यू। तो बच्चों अगर मैं कहूँ इस लाइन की स्लोप कैसे निकालेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, कैसे भी जुगाड़ लगा के क्या निकाल लो, tan थीटा निकाल लो। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है, जो थीटा के सामने होती है, और बेस कौन सी होती है, जो थीटा में चिपकी होती है। देखो परपेंडिकुलर सामने वाली होती है बच्चों, और बेस क्या होता है, जो थीटा से चिपका होता है। क्या समझ में आया? अब मैं कहूँ सर इसमें स्लोप निकालनी है, तो सर इसमें कैसे स्लोप निकालेंगे, तो बच्चों देखो, अगर मैं ये कहूँ ये पॉइंट है x1, ये पॉइंट है y1, ये पॉइंट है x2, ये पॉइंट है y2। समझिएगा स्टूडेंट्स, अब मैं कहूँ कि बच्चों इसकी स्लोप बताइए, तो देखना क्या होगा। बच्चों ये पॉइंट है x1, ये पॉइंट है y1, तो ये पॉइंट हमारा कितना हो गया, x1, y1। ये पॉइंट है x2, ये पॉइंट है y2, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, x2, y2। मुझे इसकी स्लोप बतानी है, तो कैसे बताऊंगा, सुनिएगा ध्यान से। बच्चों यहाँ तक की डिस्टेंस x2 है, ये जो कोऑर्डिनेट होता है वो ओरिजिन से ही तो डिस्टेंस होती है, ये तो पढ़ा होगा। और ये डिस्टेंस है बच्चों x1, तो ये डिस्टेंस कितनी रह गई, x2 माइनस x1। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो बच्चों हो गई x2 माइनस x1। ये पॉइंट है y2, ये पॉइंट है y1, तो बच्चों ये डिस्टेंस कितनी हो गई, y2 माइनस y1। और ये एंगल थीटा है, और ये लाइन बच्चों इस x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये भी थीटा हो गई। तो अगर मैं कहूँ इस लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, तो स्लोप क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये कॉन्सेप्ट है हमारा किसी भी लाइन की स्लोप निकालने का। अब मैं बात करूँ ओम्स लॉ की ग्राफ की, तो बच्चों एक बात बताओ, ओम्स लॉ में मैंने कहा था कि हमारे हाथ में है क्या, मतलब ओम्स लॉ में हम करंट को चेंज कर सकते हैं या वोल्टेज को। तो सर मैं वोल्टेज को चेंज करूंगा तभी तो करंट चेंज होगा, कि वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो ज़्यादा करंट होगा। तो बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ, वोल्टेज को एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं, ठीक है, और करंट को वाई एक्सिस पर ले लेते हैं, ठीक। और मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ इस टाइप से बनेगा किसी भी कंडक्टर के लिए। अब मान लो इस पॉइंट पर ये V1 है, ये I1 है, थोड़ा सा आगे चले ये V2 है और ये I2 है, थोड़ा और आगे चले ये V3 है और ये क्या है, I3 है। सही। तो आपने पहले तो ये बात देखी, क्या बच्चों थोड़ा सा मैं डेप्थ में अगर जा रहा हूँ तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इस वीडियो को 2 बार देख लें, 3 बार देख लें, थोड़ी सी टफ हो सकती है, अच्छे से समझें। तो पहली तो बात हमने समझी कि आई वी ग्राफ फॉर कंडक्टर्स इज लीनियर। अब लीनियर से मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है कि एक लाइन बनेगी किसी भी कंडक्टर के लिए। आई वी ग्राफ जो होगा बच्चों वो एक लाइन होगी,
कोई उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी कर्व नहीं बन रहा है, मैं कह दूं ऐसा बन जाएगा या ऐसा बन जाएगा, ये तो नहीं बन रहा, एक सीधी लाइन बन रही है। ठीक, तो अगर मैं इसकी स्लोप निकालना चाहूँ, किसकी, आई वी ग्राफ, ये हमारा ग्राफ कैसा है, आई वी ग्राफ है। तो अगर मैं इसकी स्लोप निकालना चाहूँ तो बच्चों मैं ये एंगल थीटा लूँगा, तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। तो देखना ये V2 माइनस V1 हो जाएगी, ये वाली लेंथ V2 माइनस V1, और ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी हमारी I2 माइनस I1। तो बच्चों अगर मैं इसका आपसे निकलवाऊँ स्लोप, स्लोप हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बच्चों यही तो वो करंट है I, और ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस B। और रेसिस्टेंस क्या होता है बच्चों, R हमारा V अपॉन I, तो I अपॉन V क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R। तो बच्चों तो I अपॉन V हो गया हमारा 1 अपॉन R। तो हमने क्या सीखा कि अगर मुझे रेसिस्टेंस निकालना है तो मैं आई वी ग्राफ की स्लोप का क्या कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं, तो हमारा रेसिस्टेंस मिल जाएगा। अगर मैं किसी आई वी ग्राफ का स्लोप का रेसिप्रोकल कर दूं तो मुझे उस ग्राफ से उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस मिलेगा। समझ पा रहे हैं क्या? एक बार फिर से मैं पूरा समझाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना। बच्चों यहाँ दो तरीके के ग्राफ बनते हैं, एक आई वी ग्राफ बनता है और दूसरा वी आई ग्राफ बनता है, जिसमें वी हमारा वाई एक्सिस पर होता है, आई हमारा एक्स एक्सिस पर होता है। एक बार इसको भी देख लेते हैं। देखो भाइयों, इसका अगर ग्राफ बनाऊंगा ये भी लीनियर बनता है। ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है। इसके रेस्पेक्ट में ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है। बच्चों अगर मैं ये थीटा लूँ तो इसकी स्लोप निकालने के लिए बच्चों ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी, देखो V2 माइनस V1, ये डिस्टेंस आ गई V2 माइनस V1, और ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, ये आ जाएगी हमारी I2 माइनस I1। तो रेसिस्टेंस क्या बन जाएगा डायरेक्ट, अगर मैं इसकी स्लोप निकालना चाहूँ तो स्लोप कैसे निकलेगी हमारी, V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। तो स्लोप हो जाएगी V अपॉन R, और यही तो V अपॉन I, और यही तो हमारा रेसिस्टेंस होता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर मैं VI ग्राफ निकालूँ तो उसकी स्लोप ही, रेसिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, स्लोप ही उसका क्या बन जाएगा, रेसिस्टेंस बन जाएगा। बहुत टफ चीज़ें पढ़ा दी भाई, 10th क्लास के बच्चे के लिए बचती नहीं है। तो एक बार फिर से कोशिश करते हैं, मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा। मैं हर बच्चे को समझाने आया हूँ, मैं अपना काम ख़त्म करने नहीं आया हूँ। समझेंगे फिर से बच्चों। स्टार्ट करते हैं हम लोग tan थीटा से, कि tan थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब आपके सर मैथ्स पढ़ाएंगे ना, ट्रिग्नोमेट्री, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में बताएंगे, मैं बस अपने काम की चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पर। tan थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मुझे किसी राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है तो मैं उसका क्या निकाल सकता हूँ, tan थीटा निकाल सकता हूँ। tan थीटा कितना आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। परपेंडिकुलर क्या होती है, थीटा एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और थीटा जिससे चिपका हुआ है वो बेस होती है, और 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस होती है। अब बात करता हूँ मैं इस लाइन की स्लोप निकालने की। तो बच्चों ये जो ग्राफ्स बनते हैं ये पॉइंट बाय पॉइंट लगा लगा के ही तो ग्राफ बनते हैं। मैंने कहा इस x1 पर ये पॉइंट था y1, इस x2 पर ये पॉइंट था y2। तो ये डिस्टेंस बच्चों जो पॉइंट लिया जाता है वो ओरिजिन से लिया जाता है। तो ये टोटल डिस्टेंस मान लो x1 x2 है, ये x1 है, तो ये रह गई x2 माइनस x1। सेम टू सेम ये y2 है, ये y1 है, तो ऊपर वाली रहेगी y2 माइनस y1। मैंने कहा बच्चों इसकी अगर मैं कहूँ कि स्लोप निकालनी है तो कैसे निकाल लोगे, तो tan थीटा आपने लगाया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसकी स्लोप आ गई। तो मैंने स्लोप का भी कॉन्सेप्ट समझा दिया।
अब बच्चों मैंने कहा कि 10 रेसिस्टेंस के लिए मुझे क्या बनाने हैं, ग्राफ बनाने हैं। वीडियो चल रही है, रुकी तो नहीं? ठीक है बच्चों, मैंने कहा मुझे ग्राफ बनाने हैं ओम्स लॉ के लिए। अब मुझे ओम्स लॉ के लिए अगर ग्राफ बनाने हैं तो स्टूडेंट्स मैंने कहा अगर मैं आई वी ग्राफ बनाऊं, देखो आई ऊपर है, वी हमारा एक्स एक्सिस पर है, इधर लिख देता हूं, ये हमारा वाई एक्सिस पर कौन है, करंट है, और एक्स एक्सिस पर क्या है, वोल्टेज है। ठीक, तो मैंने सबसे पहली बात तो ये बताई, ये हटा देता हूं, बोर्ड थोड़ा सा साफ करूं इसको, चलो छोड़ो। देखो मैंने कहा कि आई वी ग्राफ जो होता है ना, वो किसी कंडक्टर के लिए कैसा होता है, लीनियर होता है। ठीक, कंडक्टर मतलब प्योर कंडक्टर, सेमी कंडक्टर भी नहीं, प्योर कंडक्टर। ठीक फिर मैंने एक बात बताई कि अगर मैं आई वी ग्राफ की स्लोप का रेसिप्रोकल निकाल दूं तो उस आई वी ग्राफ की स्लोप का रेसिप्रोकल हमारा क्या होगा, रेसिस्टेंस निकल करके आएगा। हमें जो पॉइंट याद रखने हैं वो क्या याद रखने हैं बच्चों, कि आई वी ग्राफ किसी भी कंडक्टर के लिए कैसा होगा, लीनियर होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, आई वी ग्राफ किसी कंडक्टर के लिए कैसा होगा, लीनियर होगा, और जो रेसिस्टेंस होगी आई वी ग्राफ की उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तब हमारा क्या आएगा, रेसिस्टेंस आएगा। समझ आया? अब स्लोप कैसे निकल सकती है? स्लोप निकलेगी बच्चों, 2 पॉइंट हमें दिए गए होंगे, तो हम सबसे पहले तो v2 माइनस वी1 निकाल लेंगे, फिर i2 माइनस आई वन निकाल लेंगे, तो इसकी स्लोप आ गई हमारी v2 माइनस आई वन अपॉन वी2 माइनस वी1। लेकिन i अपॉन वी तो होता नहीं है, v अपॉन आई होता है, तो इसलिए 1 अपॉन आर बना। ठीक, अगर मैं बात करूं vi ग्राफ की, तो vi ग्राफ भी हमारा कैसा हो जाएगा, लीनियर। vi ग्राफ भी बच्चों कैसा आया, लीनियर आया। vi ग्राफ भी लीनियर आया। अगर मैंने कहूँ कि इसकी जो रेसिस्टेंस होगा, रेसिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, स्लोप ऑफ vi ग्राफ। vi ग्राफ की स्लोप के इक्वल रेसिस्टेंस हो जाएगा। स्लोप निकालने का तरीका वही है कि v2 माइनस वी वन अपॉन आई2 माइनस आई वन, ये टेन थीटा ही तो है। यहाँ तक बात सारी समझनी थी हमें, क्या सब बच्चों को समझ में आई? 2 बातें हमें ये याद रखनी है, एक ये वाली और एक ये वाली। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे ऐसी ओरली पूछूं, क्या पूछ सकता हूं, इफ स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ ऑफ अ कंडक्टर इज 3, चल 3/2 लिख दो, देन रेसिस्टेंस विल बी, तो आपको रेसिस्टेंस बताना है। तो आई वी ग्राफ की स्लोप बच्चों 3/2 है, तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, स्लोप का रेसिप्रोकल। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ये बच्चों लिटरली ऐसे ही मैंने बना दिया, कोई बुक का नहीं है न्यूमेरिकल। ठीक है, तो सब बच्चे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। 1 वोल्ट की डेफिनेशन मैंने बता दी थी। अब 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं रेसिस्टेंस पर बेस्ड। ठीक है बच्चों, कोशिश करेंगे अच्छे से समझ में आए, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और याद कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए खुद रफ। मैं एक दिन सारे नोट्स आपको किसी वीडियो में दे दूंगा, आप अभी रफली लिखते रहिए सारा कुछ। वीडियो कितने मिनट की हो गई, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए वायर। पोटेंशियल डिफरेंस, क्वेश्चन लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर carrying current
is carrying current 2 ampere is 0.1 वोल्ट। हमसे कह रहा है 0.1 वोल्ट है, वेरी गुड। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर, किसी वायर के 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0.1 वोल्ट है, और वो वायर करंट कितनी लेके घूम रहा है, 2 एम्पियर लेके घूम रहा है। हमसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। कैलकुलेट रेसिस्टेंस, शॉर्ट में ही लिख दिया मैंने, ठीक है। अगर हमें रेसिस्टेंस निकालना है तो आप जानते हैं रेसिस्टेंस क्या होता है, R=V/I। V की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है हमें, 0.1 वोल्ट, और I कितना दे रखा है बच्चों, 2 एम्पियर। तो R= हमारा कितना हो जाएगा, V/I, 2 एम्पियर। तो 0.05 ओम, ये मैंने बता ही दिया था। ओम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, शंकर जी की शिवलिंग बना दो, ओम आ गया। सही, ये क्वेश्चन हमारा इजी था बहुत ज़्यादा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैज़ 24 वोल्ट बैटरी, इसको हटा दूं मैं तब लिखता हूँ। इजी क्वेश्चन है, और फिर एनसीईआरटी जब होगी तो और बता दूंगा मैं। सॉरी, अभी तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर लीजिए। क्या है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैज़ 24 वोल्ट बैटरी। एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैज़ 24 वोल्ट बैटरी। एक इलेक्ट्रिक सर्किट है बच्चों जिसमें बैटरी कितनी लगी है हमारी, 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। आगे क्या कह रहा है, एंड द रेसिस्टर ऑफ 60 ओम, एंड द रेसिस्टर ऑफ 60 ओम, OHM भी लिख सकते हैं। हमसे कह रहा है कि एक सर्किट में 24 वोल्ट की मैंने बैटरी लगा रखी है, और उसमें रेसिस्टेंस कितना लगा रखा है हमने, 60 ओम लगा रखा है। आगे हमसे क्या कह रहा है, बचा क्या यार, इजी है क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज दे रखा है, रेसिस्टेंस दे रखा है, करंट निकालना पड़ेगा। तो R हमें दे रखा है 60 ओम, V दे रखा है 24 वोल्ट। तो क्वेश्चन में लैंग्वेज तो और भी थी कि उसमें कह रहा है कि सर्किट के जो पाथ है उसके वायर्स का रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल है, ब्ला ब्ला ब्ला, उसमें ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा लैंग्वेज उसकी घुमा दी गई है, मैंने बोर्ड पे लिखा नहीं, पूरा लिखे दे रहा हूँ, चलो बता ही दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। 60 ओम, आगे क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट। ओ सर्किट, ये मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं है, ठीक है। व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर्स इज नेग्लिजिबल, द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर्स इज नेग्लिजिबल। आप समझो भाई, देखो उसने क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे दिया है ना कि जो गधा बच्चा है जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसके लिए तो बस I और V है, खत्म कहानी। लेकिन जो बच्चा समझदार है वो इस क्वेश्चन में फंसेगा, क्योंकि उसने थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी दे रखी है जिसको ज़्यादा जानकारी, वो फंसेगा। इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसने बोला एक इलेक्ट्रिक सर्किट में 24 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, मैंने सेल बना दिया केवल। आप ये मत कहना सर बैटरी आपने कुछ और बताई थी, आपने सेल बना दिया। भैया तुम्हारी खुशी के लिए बैटरी ही बनाई दे रहा हूँ, गलत ना पड़ जाओ, ठीक। अब इसमें एक रेसिस्टर लगा हुआ है, कितने ओम का, 60 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है। रेसिस्टर से मतलब बच्चों रेसिस्टेंस, मैंने रेसिस्टेंस का भी सिंबल बताया था। देखो क्लास में मेरी रेगुलर लेनी पड़ेगी तब सारी चीज़ समझ में आएंगी, एक एक वीडियो बीच में से देख के काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखो होता क्या है, उसने कहा द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर्स इज नेग्लिजिबल, मतलब वो ये कह रहा है ये जो वायर्स लगे हुए हैं इनमें आपको रेसिस्टेंस कुछ नहीं लेना है, ठीक है। अदरवाइज रेसिस्टेंस तो इनका भी होगा, तो 60 ओम से ही तो अकेला होगा नहीं,
तो वो कह रहा है कि जो वायर्स हैं बिल्कुल रेसिस्टेंस है नहीं, बस आपको क्या बताना है पाथ में करंट क्या होगा। तो V मैंने लिखा 24 वोल्ट और R मैंने लिखा बच्चों 60 ओम। तो मुझे निकालना है करंट इन द सर्किट। तो R इक्वल्स टू में क्या लिख दूंगा, क्वेश्चन मार्क। R इक्वल्स टू क्या लगा दूंगा, V/I। V की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 24, I की वैल्यू कितनी दे रखी है 60। किससे कैंसिल हो रहा है 6 4 जा 24, 6 10 जा 60, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। I हमारा आ गया 0.4 एम्पियर। I हमारा आ गया 0.4 एम्पियर। तो बच्चों ये हमारे कुछ आसान से सवाल भी थे और मैंने कंप्लीट आपको आज ओम्स लॉ पढ़ाया। आप ग्राफ को ज़रूर अच्छे से समझें क्योंकि ग्राफ पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेड हैं, ग्राफ से इम्पोर्टेंट भी है। अच्छे क्वेश्चंस जो आते हैं वो ग्राफ से ही आते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि अभी मेरे पास मैं ग्राफ से भी क्वेश्चन करा दूं बेसिक्स, लेकिन मैंने सारे बता दिए आज आप लोगों को। और अच्छे से पढ़ाई करें, कोशिश करूँगा कल मैं उस पर भी बेस्ड न्यूमेरिकल लेके आऊँ, ठीक है। और मन से पढ़ाई करें बच्चों, ऐसे काम नहीं चलेगा क्योंकि अब थोड़ी सी टफ हो रही हैं चीज़ें। और बढ़िया से पढ़ाई करें एकदम। थैंक यू वेरी मच।